अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला क्या है, सैलाब, मईशत या कुछ और? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अक्सर मैं आपके साथ ये चीज शेयर करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए बदल गई है। आज के इस व्लॉग के अंदर उस हवाले से एक सबूत आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हालिया सैलाब की वजह से किसानों का तो नुकसान हुआ है, लेकिन अवाम के साथ क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये वजीर दिफा का ट्वीट है। जी हां जी, पाकिस्तान के वजीर दिफा का। और इस ट्वीट के अंदर वो एक ठेकेदार की शिकायत लगा रहे हैं कौम से, और साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा भी है, और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 शहरों में काम हो रहा है, साहिवाल में और उनके शहर सियालकोट में। उन्होंने कहा कि ये मेरे हल्के के अंदर काम हो रहा है, रोड की हालत ये है, रोड जगह जगह से टूटी हुई है, ठेकेदार बड़ा ताकतवर है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा हल्का है कि मैं ये इस चीज के ऊपर आवाज उठाऊं। ये मुल्क का वजीर दिफा सोशल मीडिया के ऊपर एक ठेकेदार की मुबैना करप्शन के हवाले से अवाम को शिकायत लगा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस निजाम का और इस हुकूमत का। हालिया दिनों में जो सैलाब आए उससे हमने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन एक ऐसा नुकसान हो रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे। किसानों की फसलें जिस तरीके से तबाह हुई हैं, गुज़िश्ता रोज किसानों के जो रहनुमा है खालिद हुसैन बाट साहब, उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 से 25 लाख एकड़ जमीन के ऊपर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, और स्पेशली जो गंदम है उसका बहुत बड़ा बहरान क्रिएट होने वाला है। पहले हुकूमत गंदम जो है वो खरीदती नहीं है, ना उन्होंने गंदम खरीदी पंजाब की हुकूमत ने, ना उन्होंने गंदम स्टोर की। गंदम की कीमत 2100-2200 रुपए मन थी, अचानक अब गंदम की कीमत 3500 रुपए तक पहुंच चुकी है। वजह क्या है कि गंदम मिल नहीं रही। जो किसानों ने अपने घरों में गंदम रखी हुई थी वो गंदम बह गई है सैलाब के अंदर, और आने वाले दिनों में ये रेट 5000 रुपए तक जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो रोटी की कीमत है वो 35 से 40 रुपए तक हो सकती है। तो जो नुकसान हुआ है किसानों का वो तो हुआ है, लेकिन इन फसलों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि इसका असर आम आवाम पे पड़ेगा, आम सारिफ पे पड़ेगा। अच्छा, अब तक सैलाब से कितनी अमवात हुई हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो है सामने आती रहती हैं, और हुकूमत वाले बार बार ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इस हवाले से सीनियर सहाफी हैं खाबर घुमन साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, और वो एयर वाई न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने लिखा है कि ताजा तरीन इतलात के मुताबिक सिर्फ जो उनका गांव है माजरा कलां नज़द सियालकोट एयरपोर्ट, सैलाब की वजह से इंसानी हलाकतों की तादाद 7 हो गई है। लाइव स्टॉक यानी जो जानवर वगैरह हैं और फसलों का शुमार पानी उतरने के बाद ही किया जा सकता है। यहां तहरीर का वाहिद मकसद रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है। वो ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट में इसलिए कर रहा हूं कि मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि ये चीज सामने आए, क्योंकि चंद गिद्धनुमा अनासर बजिद हैं कि कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ मेरा एक छोटा सा गांव है, 7 अमवात तो सिर्फ वहां पे हुई हैं, कितने जानवर बह गए, फसलों का क्या नुकसान हुआ वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा, अब हुकूमत पंजाब पे एक तनकीद ये भी हो रही है कि जब सैलाब आने वाला था आपने पहले उसकी तैयारी क्यों नहीं की। बेनजीर शाह साहिबा सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि हंगामी सूरत-ए-हाल और पंजाब की हुकूमत, इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया। जियो न्यूज ने भी उनका क्लिप ट्वीट किया हुआ है, उसके ऊपर बेनजीर शाह साहिबा ने खुद भी ट्वीट किया और लिखा कि हंगामी सूरत-ए-हाल और पंजाब हुकूमत। वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत के आला ओहदेदारान गुज़िश्ता साल शदीद स्मोक के दौरान स्विट्जरलैंड के सफर पर निकल गए। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस भी मरियम बीबी सरकारी त्यारा लेके जब पाकिस्तान के अंदर स्मोक थी, खुसूसन पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा स्मोक थी, वो स्विट्जरलैंड चली गई थी, साथ उनके चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। अब जब वो जापान के दौरे पे गई हैं तब भी साथ चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। आपको किसी भी और सूबे का चीफ सेक्रेटरी इतना नजर नहीं आएगा जितना पंजाब हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी आपको हर जगह पे नजर आता है। स्विट्जरलैंड के दौरे पे भी वो साथ है, पंजाब के दौरे पे भी वो साथ है। इसी चीज का जिक्र एजाज सैयद साहब ने भी किया कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों हर जगह पे साथ चले जाते हैं। उनका काम है, पीछे ब्यूरोक्रेसी को देखें, उनका साथ जाना जरूरी है। खास करके वो सर्जरी करवाने जब वो स्विट्जरलैंड गई तब भी वो साथ गए हुए थे, और इसी चीज का जिक्र जो है बेनजीर शाह साहिबा कर रही हैं। इस साल शदीद तरीन बारिशों और सैलाब के दरमियान वो कई दिनों तक जापान और थाईलैंड के दौरे पर, हुकूमत कभी इंसदादे तजावज़ात की बात करती है और कभी हुकूमती वज़रा रोडा की हमायत करने में मसरूफ रहते हैं, और इस सारी चीज का उन्होंने जिक्र किया। इसी तरह जिस मैंने आपको बताया कि एजाज सैयद साहब ने भी जिक्र किया, तो ये काफी ज्यादा तनकीद हो रही है हुकूमत पंजाब पे। जब आला हुकूमती ओहदेदारान की जरूरत होती है कि वो ग्राउंड पे मौजूद हों, वो
वज़ीर आला साहिबा के साथ बैरूनी मुल्क के दौरे पे होते हैं, वज़ीर आला साहिबा गई हुई थी तो साथ इतने ज्यादा लोग ले जाने की क्या जरूरत थी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, इसके ऊपर तनकीद हो रही है। अच्छा, ये छोटा सा आप जरा क्लिप सुने। जी आपने सुना, ये एक आम देहाती खातून है, वो ये कह रही हैं कि मरियम खुद जापान की सैरें कर रही है और हमें यहाँ पे आपने पानी में डुबो दिया। जब मैं आपको कहता हूं ना कि पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए तब्दील हो गई है, ये 90 और 80 की सियासत नहीं है कि आप अखबारात में इश्तिहारात दे के आप हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा के कोई बयानियां बना लेंगे। ये टिक टॉक का दौर है, ये दौर है जनाब सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का दौर है। अब आप इस खातून को देख लें, हो सकता है कि ये नीम ख्वांदा हो या बिल्कुल ना ख्वांदा हो, लेकिन वो भी इस चीज को समझती हैं, उनको भी इस चीज का पता है कि यहां पे सैलाब आ रहा था और मरियम बीबी जापान का दौरा कर रही थी। वो कहते हैं जी आपे जापान के दौरे खुद ये कर रहे हैं आप, और सानू इन्होंने थे पानी डुबो देता। ये जो क्लिप है तो ये 5-6 सेकंड का क्लिप, लेकिन ये आपकी सियासत का मुस्तकबिल आपको बताता है, आपकी सियासत का हाल आपको बताता है, जो मैं आपसे बार बार शेयर करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए तब्दील हो गई है। कुछ लोग शायद उसको नहीं मानते, लेकिन ये जो क्लिप है ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि गांव में बैठी भी एक औरत को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मेरे सूबे के अंदर क्या हो रहा है। मेरे सूबे की वज़ीर आला जो है वो जापान चली गई है। पहले तो ऐसी खबर आते आते 10 साल लग जाते थे, अखबार आता था, कोई पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था। अब तो वीडियो के जरिए हर कोई देख भी लेता है और समझ भी लेता है। तो अब इस माहौल के अंदर रवायती सियासत जो है वो करना इतना आसान नहीं है कि आप जाएंगे, 4 जगह पे दौरे करेंगे, 3 लोगों को सामने बैठाएंगे, 5 लोगों से मिलेंगे और आपका मामला हल हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे बयानियां नहीं बना सकते। आजकल के दौर के अंदर अवाम जो है वो बहुत ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो खुद ये फैसला कर सकते हैं कि कौन ठीक है या कौन ठीक नहीं है। इतनी इंफॉर्मेशन है कि उनको ये भी पता चल जाता है कि इस सियासी पार्टी के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं, तो फिर भी वो ढूंढ लेते हैं कि कौन सा इंतखाबी निशान है। इवन के दूर दराज के जो देहात हैं वहां पे भी लोगों ने पता चला लिया कि किस जमात का कौन सा सिंबल है। इस दौर के अंदर सियासत किस तरफ जाएगी उसका फैसला जब भी वोट के जरिए होगा वो अवाम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कोई बयानियां बना लेंगे। आप देख लेना 2024 के इंतखाबात से पहले भी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज सुबह से शाम तक बताया जाता था कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, उसका क्या नतीजा निकला। अब आप उस तरह बयानियां नहीं बना सकते आजकल के दौर के अंदर। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 2024 का जो इलेक्शन था वो पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासत के साथ साथ रवायती सहाफत, रवायती बयानिया साजी, इन सारी चीजों की वो एक तरह से आखिरी रसूमात थी। अब यहां से कैसे रिकवर करना है ये फिर सियासतदानों ने खुद फैसला करना है। अच्छा, अब सियासतदानों के लिए सबसे अहम क्या चीज है? कुछ और मजीद बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें वो भी आपसे शेयर करनी है, लेकिन ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सियासतदानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। मरियम बीबी जापान गई हुई थी, थाईलैंड में थी, वहां से वो वापस आई, सीधी मरी चली गई। वहां पे नवाज शरीफ साहब भी थे, वहां पे शहबाज शरीफ साहब भी थे, वहां पे जो है दीगर उनकी जमात के इंपॉर्टेंट लोग भी थे, लेकिन ना वहां पे मैशत डिस्कस हुई, ना वहां पे सैलाब डिस्कस हुआ। नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि मरी में शरीफ खानदान की मुलाकात में सैलाब वगैरह पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मेरे ख्याल में इमरान खान के बारे में डिस्कशन हुई, वहां पे इमरान खान को डिस्कस किया गया। इनका मसला इमरान खान है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान का जो सियासी हवा है ये उससे इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि ये हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से उसकी जो सियासी ताकत है उसको कम किया जाए। और मियां साहब इतने दिनों से मरी में बैठे हुए, कितनी जगहों पे जाके उन्होंने सैलाब के हवाले से गुफ्तगू की, या सैलाब के हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं, वो या क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से आपने देखा कि सैलाब यहाँ पे आ चुका था, मरियम बीबी आई और वो सीधी मरी चली गई, और मरी जाके उन्होंने क्या डिस्कस किया कि इमरान खान की सियासत का क्या तोड़ निकालें। वो इमरान खान जो किसी टीवी चैनल पे नहीं आ सकता, जिसकी तस्वीर कहीं पे नहीं चल सकती, जिसकी जमात कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकती, जिसकी जमात के लोगों को हालिया दिनों में जो सजाएं सुनाई गई हैं वो मजमूई तौर पे तकरीबन 4000 साल की सजाएं हैं, लेकिन ये उसका तोड़ ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान है। इनका मसला वो नहीं है जो आपका मसला है कि जी किसान क्या किस तरह रुल रहा है, अवाम के साथ आगे क्या होगा, सैलाब के अंदर क्या होगा। इनको पता है कि अगर हमने अपने इक़्तिदार को बचाना है तो इमरान खान की सियासत का कोई तोड़ निकालना है, और मरी में बैठ के भी वो यही करते रहे कि इमरान खान की सियासत का हम तोड़ कैसे निकालें। अच्छा, इनके जो अपने हमायती हैं,
ہے تو وہ ان کے ساتھ حکومت بھی انجوائے کر رہے ہیں, پروٹوکولز بھی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس سے عوام تنگ ہے. ندیم افضل چاند صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کسی نے کہا کہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک کلپ ہے, میں چلاتا ہوں تو اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا. غالباً وہ عیسیٰ نقوی صاحب کا پروگرام تھا ون نیوز پہ. تو انہوں نے آگے سے ندیم افضل چاند صاحب نے کہا میں نے وہ کلپ سننا ہی نہیں, وہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ غلط کہہ رہی ہیں. اینکر نے کہا کہ بھائی آپ کلپ تو سن لیں. انہوں نے کہا جی سننے کی ضرورت ہی نہیں, نون لیگ کا بندہ جو بھی بات کر رہا ہوگا غلط بات کر رہا ہوگا. یہ ندیم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ایک جگہ پہ کہ لوگ اس سیاسی نظام سے تنگ ہیں. میرے حلقے میں لوگ گردوں کا ڈائلسس کروانے کے لیے ہفتہ ہفتہ انتظار کر رہے ہیں. مجھ سے ڈیبیٹ کروا لیں, کوئی ایک ادارہ ٹھیک کیا ہو تو بتائیں. یہ ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. بی بی سی اردو نے جناب یہ وضاحت جاری کی ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بی بی سی بھی فارم 47 پہ آ گیا. جی ہاں جی, فارم 47 پہ کسی نے نئی بی بی سی انٹروڈیوس کروا دی ہے. وہ کوئی بی بی سی لکھتے ہیں اور آگے بی بی سی اردو اور کچھ اس طرح, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بی بی سی ہے اس کا مطلب ہے بھائی بھائی چینل. تو اس کے اوپر بی بی سی اردو کو باقاعدہ وضاحت جاری کرنی پڑی. تو انہوں نے بتایا, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ بی بی سی اردو نیوز پنجاب ٹی وی نامی ڈیجیٹل میڈیا کمپنی بی بی سی کا نام استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کام کر رہی ہے. بی بی سی کا اس ادارے یا اس کے رپورٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اس ادارے کو اس طرح سے بی بی سی کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہم بی بی سی کے صارفین سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مواد جو بی بی سی کا نام استعمال کر کے شائع کیا گیا ہو اس کی موجودگی کی تصدیق پہلے بی بی سی کے مختلف پلیٹ فارمز پر کر لیں. تو وہ جو بی بی سی ہے وہ بھائی بھائی چینل ہے, اس کا اصل بی بی سی سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اب فارم 47 کے اوپر بی بی سی بھی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے. اچھا, یہ جو سیلاب کی ہم بات کرتے ہیں اور جی سیلاب کی کتنی تیاری ہے یا کتنی تیاری نہیں ہے, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ 1976 کی تصویر ہے جس میں صوبائی وزیر اطلاعات, اس وقت پنجاب کے جو صوبائی وزیر اطلاعات تھے اعتزاز احسن صاحب, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور پیپلز پارٹی کے رہنما میاں مشتاق پگاں والا جو ہیں, وہ یہ بڑے بڑے جو تھال ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے سیلاب کے علاقے کا جائزہ لینے جا رہے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر سیلاب آتے ہیں. اس کی تو بڑی زبردست قسم کی تیاری ہونی چاہیے, لوگوں کو پہلے نکال لینا چاہیے تھا. اب جو ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح پہلے اگر تیاری کر لی جاتی تو کیا پتا اتنا نقصان نہ ہوتا. دیکھیں, سیلاب ایک قدرتی چیز ہے. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں بھی نقصان ہوا. خیبر پختونخوا کی جو ٹرین ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس پہ اوپر سے پانی آتا ہے, اچانک آتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, پہاڑوں سے آتا ہے, اس طرح نظر نہیں آتا. یہاں سے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی بھارت سے پانی چل پڑا ہے, بھارت کے اندر یہ حالت ہے اور وہ اس طرح آئے گا, پاکستان کے اندر وہ پانی چھوڑیں گے. تو یہاں پہ تیاری کرنے کا تھوڑا سا موقع زیادہ ملتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بڑی زبردست اس نے کام کیا ہے اور اس نے ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیا. وہاں پہ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں, اور وہاں پہ بھی جس طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا گیا اس کو بہتر طریقے سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا. وہاں پہ بھی آپ کو تجاوزات نظر آتی ہیں. وہاں پہ سوات کے اندر, دیگر جگہوں کے اندر لوگوں نے دریاؤں کے اندر ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں, گھر بنائے ہوئے ہیں, دیگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ان کے خلاف کتنا ایکشن لیا گیا. جب آپ نے دیکھا کہ ایک فیملی سوات میں ڈوبی تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ جی ادھر ایکشن ہوگا, لیکن وہاں پہ ایک امپورٹنٹ بندے کے ہوٹل تک جب بات آئی اس کو کچھ نہیں کہا گیا. تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ گورننس کے مسائل ہیں. اس وقت مسئلہ کیونکہ پنجاب میں ہے تو اس وجہ سے ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں. تو پنجاب کے اندر پہلے لوگوں کو وارننگ دی جا سکتی تھی, لوگوں کو پہلے موو کیا جا سکتا تھا, پہلے گندم وغیرہ کو وہاں سے ہٹانے کا ان کو بتایا جا سکتا تھا, تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا نقصان ابھی ہو رہا ہے. اچھا, ایک جو پازیٹو خبر ہے کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کرتارپور صاحب کی تصویر ہے. یہ سکھوں کا مقدس مقام ہے اور اس کو صاف کر لیا گیا ہے. ایک دن پہلے جو ویڈیو آئی تھی, جو وہاں سے ویژولز آئے تھے, پانی بھرا ہوا تھا, لیکن اب وہاں پہ صفائی مکمل طور پہ ہو گئی ہے. اور یہ تازہ ترین تصویر آپ کی اس کی دیکھ سکتے ہیں, بیفور اینڈ آفٹر. میڈیا بھی اس کو شیئر کر رہا ہے. تو یہ ایک پازیٹو خبر ہے پنجاب سے. اچھا جی, یہ سائٹ پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایشیائی ترقیاتی جو بینک ہے اس کے صدر پاکستان میں آئے ہوئے, اور لاہور کے شاہی قلعے میں پنجاب کی حکومت نے ان کے لیے عشائیے کا انتظام کیا. وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود ہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں. اگین لگتا ایسے ہے کہ جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس کا صدر پنجاب حکومت سے پیسے لینے آیا ہے.
हालत ये है कि सूबे के अंदर लोग पानी में डूबे हुए, सूबा पूरा डूबा हुआ है, दुनिया भर से हम पैसे मांगते हैं, लेकिन इतना बड़ा उसको शाइया दिया जा रहा है, वो भी हैरान हो रहा होगा कि भाई इनको हम पैसे दें या इनसे हम पैसे लेके जाएं। तो ये आपको हर जगह पे ऐसा इसराफ नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जापान के अंदर कोई एसी डीसी उनके पास ऐसी गाड़ियां होती हैं। हालिया जो जापान का विजिट था आपने देखे, बड़े बड़े ऑफिस, पीछे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े लैंप्स पड़े हुए हैं, गोल्डन रंग का फर्नीचर है और अजीब अजीब किस्म की आपको चीजें नजर आई। यहाँ पे तो आप किसी एसी डीसी के ऑफिस में चले जाएं, इतने इतने बड़े ऑफिस, क्या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा होता है? पर एनीवे, ये वीडियो आप भी देखें और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एडीबी का सदर है वो भी सोच रहा होगा कि यार इन लोगों से पैसे मांग ना लिए जाएं, ये तो बड़े ही आसूदा लोग हैं, ये इस तरीके से हमें यहाँ पे जनाब एंटरटेन कर रहे हैं। एक तरफ इनके मुल्क में सैलाब आया हुआ है और दूसरी तरफ जनाब ये हालत है। मुझे याद है कि जब हम काफी छोटे थे तो उस जमाने में वर्ल्ड बैंक का सदर आया था, और अभी मुझे उनका नाम सही याद नहीं आ रहा। वर्ल्ड बैंक के जो सदर थे, काफी साल पहले की बात है, उसका मुझे इस वक्त नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक मुझे ये चीज याद आ गई कि वो इधर आए, उन्होंने बादशाही मस्जिद का विजिट किया। वर्ल्ड बैंक का सदर था, उन्होंने जो जुराबें पहनी हुई थी उस जुराब में छोटा सा सुराख हुआ हुआ था, इसलिए कि वो जूते उतार के अंदर गए और वो यहाँ पे बड़ी खबर बनी थी। और यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो जनाब लाखों के जूते पहनते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। वो जो वर्ल्ड बैंक का सदर है उसने जो जुराब पहनी हुई थी उसमें सुराख था। अब मैं कतन ये नहीं कह रहा कि हमारे हुक्मरान भी फटी हुई जुराबें पहनना शुरू हो जाएं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो हुक्मरान होता है, जिसके जिम्मे पूरी कौम की जिम्मेदारी होती है, जिस सूबे के अंदर लाखों लोग मुतासिर हो चुके हों, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका हो, लोग 3-4 दिन से सड़कों पे जो है वो जलील हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कि बच्चे किधर हैं, दीगर लोग किधर हैं, इतनी परेशानी के आलम में लोग हैं। वहां पे क्या हुक्मरान ऐसे अशाइये देते हैं, ऐसे जनाब वो जाहिर करते हैं कि जैसे मुल्क के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। मुल्क की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इस वक्त मुतासिर हो चुका है सूबे के अंदर, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब जो है पंजाब के अंदर, लेकिन हुक्मरानों के वही चौंचले हैं, हुक्मरानों की वही जिसे आप कहते हैं शान शौकत है, उसमें कोई कमी नहीं आई। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।